हक नहीं छीन रहे, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। हमारा ये काम ही नहीं है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और यहां पर बात आज की जाएगी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सभी जानते हैं मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस तीसरे चरण और बाकी चरणों के लिए मुस्लिमों को लेकर जो सियासत है वो फुल ऑन हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष मुसलमानों को कभी आरक्षण तो कभी उनका हक मारने को लेकर डरा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस तरह की सियासत पर टाइम्स नाउ भारत पर बेबाकी से खुलकर बात की और जवाब भी दिए। अब यहां पर सवाल यह कि क्या विपक्ष को मुसलमानों की याद तब आती है जब चुनाव आता है? क्या मुस्लिम भाइयों को संविधान और आरक्षण के नाम पर बरगलाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि मुस्लिमों को लेकर पीएम मोदी क्या सोचते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट आपके सामने। दो चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन इस बार वोटों की लड़ाई मुसलमानों के मुद्दों पर छिड़ गई है। विपक्ष लगातार मुस्लिमों के नाम पर पीएम मोदी पर अटैक कर रहा है कि मोदी मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। क्या वाकई में विपक्ष को मुस्लिमों की चिंता है या ये बाकी चरणों के लिए वोट बैंक की राजनीति? क्योंकि मुस्लिमों को डराकर वोट लेने की राजनीति पुरानी है। मुसलमानों को डराकर अपना दुकान चलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। डरा रहा कौन बताइए? झूठ की महामारी कौन फैला रहा है? जो हमारे न्याय पत्र में कुछ जिक्र ही नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण का जिक्र नहीं है, विरासत कर का जिक्र नहीं है, वो बार बार प्रधानमंत्री उसी झूठ को दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मानसिकता ये है कि बार बार मैं झूठ बोलते जाऊं ताकि 10 बार उसके बाद कुछ लोग इसमें करेंगे यार इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह का बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। विपक्ष जानता है कि मोदी के नाम पर मुसलमान उसके पक्ष में रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में मुसलमानों को लेकर भी बेबाक जवाब दिया। चाहे वो मुस्लिम आरक्षण पर हो, चाहे इस्लाम को लेकर हो या फिर मुसलमानों को लेकर हो रही राजनीति पर हो। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण, इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की। सामान्य वर्ग के, चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है, उनके भी गरीब लोग हैं, उसमें हकदार है। मतलब हक नहीं छीन रहे हैं, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं कैसा लगता है? न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। हमारा ये काम ही नहीं है। जहां तक गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है इस प्रकार की गाली देने का। दूसरा, पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भी गाली दे दो ये मुसलमानों के दुश्मन है तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो, कुछ किए बिना, तो मुफ्त में फायदा मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक भय का वातावरण बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी है। मुसलमान समाज अब समझदार है। मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी पहले कभी इन विषयों को लिया,
मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए। पीएम मोदी ने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में पूरी तरह से क्लियर किया कि वो मुसलमानों के लिए क्या सोचते हैं और उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए क्या करते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक विपक्ष बीजेपी और मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराकर वोट बैंक की राजनीति करता रहेगा। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे हम आपको मिलवाते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं प्रवक्ता हैं, दानिश कुरैशी जी प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी, एम फैक्टर के बारे में खुलकर अपनी बात रखी और यह भी कहा कि विपक्ष एक डर फैलाने की कोशिश करता है और इस्लाम और मुसलमानों के विरोधी नहीं है, लेकिन वोट बैंक के लिए कांग्रेस मुसलमानों को हमेशा डराती है। क्या डराती है, कैसे डराती है, जरा ये बताइए। ये जो आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है, मुद्दा उठाया जा रहा है। हिमांशु जी, संविधान खत्म हो जाएगा, CA आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के राज्य में सुरक्षित नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई थी तब भी कहा जा रहा था, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने की बात आई तब भी कहा जा रहा था, 2019 में भी ये बात कहा गया, CAA जब कानून बनाया गया तब भी कहा गया। मुझे बताइए ना कि CAA कानून लागू होने से भारत के किस मुसलमान की नागरिकता चली गई? अखिलेश यादव बता दें, वो अखिलेश यादव की पूरी पार्टी जो है ये प्रचार कर रही थी, कपिल सिब्बल प्रचार कर रहे थे, पूरी कांग्रेस ये दुष्प्रचार कर रही थी। कांग्रेस बता देना किस अभी CAA के रूल्स लागू हो गए, 2 महीने बीत गए, किस मुसलमान की नागरिकता चली गई भाई? कि बल्कि ये तो नागरिकता प्रदान करने का कानून है। बताइए, मोदी जी के आने के बाद 10 वर्ष के शासनकाल में किस मुसलमान को भारत से निकाल दिया गया? अच्छा। किस मुसलमान के खिलाफ दंगा किया गया? किस मुसलमान को उत्पीड़ित किया गया? उल्टा मुसलमान को मकान मिला, मुसलमान को LPG गैस कनेक्शन मिला, उसके घर में शौचालय बना, उसको आयुष्मान कार्ड मिला, उसको मुद्रा में लोन मिला। क्या ऐसी योजना है जो सरकार की जिसमें नहीं दिया गया? और मोदी जी का तो सुशासन का मंत्र ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका। ठीक है, लोकेश जी से सीधा पूछ लेता हूं। लोकेश जी बताइए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना वो इस्लाम के खिलाफ है, ना वो मुसलमानों के खिलाफ है, फिर क्यों बार बार डर दिखाया जाता है? ये कहा जाता है कि बीजेपी दुश्मन है मुसलमानों की। हिमांशु जी, इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, जब भी किसी एक धर्म को महत्वता दी जाती है, जब धर्म के नाम पर राजनीति होती है, तो वे लोग जो उस धर्म के नहीं है जिसको महत्वता दी जा रही है, वे लोग और उनको उनकी सदस्यता, नागरिकता एक दूसरे दर्जे की हो जाती है। जब कोई भी राज्य, आज की हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, जो भी पड़ोसी मुल्क है जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वहां पर जो माइनॉरिटीज की कंडीशन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उस राज्य के अंदर एक धर्म को प्रभुत्वता या फिर एक तरह से देखिए प्राथमिकता दी जाती है। भारत में ऐसा ना हो, इसलिए संविधान ने सेक्युलरिज्म, ये जो शब्द है, इसको हमारे प्रियम्बल में रखा है। लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, पिछले 5 सालों की मैं बात करता हूं, भले ही वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रहा हो या आर्टिकल 370 का मुद्दा रहा या फिर मुद्दे रहे हो हिजाब के कर्नाटका में, या फिर कोई भी इस तरह 3 तलाक भी जोड़ेंगे आप? 3 तलाक भी जोड़ दीजिए उसमें। 3 तलाक भी का जो मुद्दा है, इसमें बात ह्यूमन प्रोग्रेस की नहीं हुई, इसमें सामाजिक सुधार की बात नहीं हुई, इसमें बात हुई हिंदू मुस्लिम की। 370 में आपको सामाजिक सुधार नजर नहीं आता? 3 तलाक में आपको सामाजिक सुधार नजर नहीं आता? हिमांशु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
पहले इसका जवाब तो दे दीजिए आप। सुधार करना चाहिए, बड़ी साफगोई से बोलते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है प्रेम से। जी 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 हिमांशु जी, देखिए अगर समाज में सुधार, हमारे देश में हर वक्त सुधार हुआ। राजा राम मोहन रॉय थे, दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद से बहुत समाज सुधारकों ने कई समाज में ऐसी जो कस्टम्स होती थी इनको हटवाया है, लेकिन उनको हटवाने का एक तरीका होता है कि वे पहले समाज में एक प्रचार किया करते थे, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस लाया करते थे, एक मोबिलाइजेशन होता था लोगों का, और लोग स्वयं उस चेंज के प्रति एक तरह से उजागर होकर उस चेंज को लेकर आते थे। देखिए आज भी डाउरी प्रथा 498 के तहत सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन वो बंद नहीं हो पाई क्योंकि लोगों को मोबिलाइज नहीं किया गया। जब तक आप समाज सुधार में समाज को सम्मिलित नहीं करेंगे और आप केवल और केवल कानून के दृष्टिकोण से समाज सुधार करना चाहेंगे, वो समाज सुधरेगा। तो मतलब कैसे अब उसमें इतने बदलाव कर रहे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप सुधार की बात करते हैं, लेकिन वो सुधार कैसे होगा उस पर भी आपको आपत्ति है। इस पर बहुत जल्दी से क्लियर से एक स्टैंड ले लेते हैं। अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ में। अवस्थी जी, पीएम मोदी ने नवभारत पर खुलकर बोला है कि वो ना किसी धर्म के खिलाफ हैं, ना मुस्लिम के खिलाफ हैं, ना इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन फिर भी एक डर दिखाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बना के प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये राजनीति क्यों? हिमांशु, बड़ी साफ सी बात है कि कांग्रेस जो 2019 के इलेक्शन से पहले मंदिर घूम रही थी, वो पटका डाल करके, कहीं जनेऊ पहन करके, कहीं चोटी लगा करके आज कहीं नहीं दिखाई दे रही। ना ये किसी के भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये हिंदू विरोधी हैं, और हिंदू विरोधी कोई बाहर से नहीं कह रहा है इनको, इनके अंदर के भीतर के लोग, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, राधिका खेड़ा, प्रमोद कृष्णम, एक से एक कह रहे सब ये निहायत हिंदू विरोधी हैं और हिंदुओं से पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ हर काम करना, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। आप एक बात बताइए, वहां तो आप कह रहे हैं कि सोशल उसमें सामाजिक सुधार करना चाहिए, और वहां तमिलनाडु और कर्नाटक में कह रहे थे क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत कमियां हैं इसलिए इनको खत्म कर देना चाहिए इस धर्म को। आपके कर्नाटक के जो उस समय के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ इतना गलीच और गंदा है कि मैं अपने मुंह से ले भी नहीं सकता। लोकेश जिंदल, शर्म तो आ रही होगी तुम्हें इस बात को सुनते हुए, लेकिन सच है, सुनना पड़ेगा। दूसरे एक बात और बता दूं मैं कि संविधान सभा की तमाम बहसों में सेकुलरिज्म शब्द नहीं जोड़ा था, और ऐसा नहीं कि भूल गए थे वो, बाकायदा बहसों में ये आया और कहा कि प्रियम्बल संविधान तोड़ने का, संविधान को बदलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। एक बार नहीं किया, 10 बार किया इन्होंने संविधान 1976 में इमरजेंसी लगा करके तमाम नेताओं को जेल में डाल करके, हजारों नागरिकों को जेल में डाल करके चुपचाप सोशलिज्म और सेकुलरिज्म प्रस्तावना में डाल दिया। अच्छा, प्रस्तावना वो चीज है जो आत्मा है संविधान की, उसको तो बदलने की कोई इनको हिम्मत करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इमरजेंसी लगाई। वो तानाशाह, दूसरों के तानाशाही, उस समय ये हालत थी कि इन्होंने डाल दिया, वरना संविधान सभा अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और सोशलिज्म शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा किया, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ धोखा किया, इन्होंने पूरी संविधान सभा के साथ धोखा किया, और पूरे समूचे सनातन धर्म की जो भारत की संस्कृति है, भारत की विरासत है, उसके साथ धोखा किया। और अब ये अल्टीमेटली किसी भी तरीके से भारत से सनातन धर्म खत्म हो जाए, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, कपिल श्रीवास्तव जी, मैं एक बार रिएक्शन ले लेता हूं। जिंदल साहब तुरंत मैं आ जाऊंगा क्योंकि 2 लोग और भी हैं, उनसे भी तुरंत छोटा सा मैं पॉइंट रखना चाहूंगा। चलिए ठीक है, बोलिए। देखिए अवनीश जी, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक अगर आप हमारे भारत का संविधान पढ़े तो सेक्युलरिज्म बहुत अच्छी तरह से उसमें मेंशन्ड है। हाँ, ये शब्द का उपयोग नहीं किया आपने प्रस्तावना में। नहीं, मैं बीच में बोलूंगा, आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि 25 से 30 तक था, आपने प्रस्तावना में क्यों जोड़ा? उसका कारण है केशवानंद भारती केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना जो है पूरे संविधान का एक अंग है और उसमें वैसा बदलाव किया जा सकता है जिसके कारण ये अंग जोड़ा गया। उससे पहले बेरूबरी जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने, आज एक बार बहस हो ही जाए। अवनीश जी, आप कैसी बातें करते हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप लोग अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा अक्लमंद मानते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा अकलमंद मानते हैं आप मुझे बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है तो आपने क्यों रखा? ज्यादा अकलमंद मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हो बैठ करके यहाँ ये पर? आपके और मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं है। मैं तो देखिए तथ्य सामने रख रहा हूँ, अगर मेरे तथ्य गलत है तो बताइए, उसका जवाब दूंगा मैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, तुरंत आ जाता हूं मैं, दोबारा से आ जाता हूं, इस बात को कंटिन्यू कर लेंगे। लोगों के सामने आनी चाहिए कि नहीं उस पर अम्बेडकर का अपमान किया इन्होंने। हाँ, नहीं लोकेश जिंदल जी ने अपनी बात रखी वहां पर, हालांकि खुलकर वहां पर नहीं रख पाए स्पष्ट तौर पर, जो यहां पर पूछा गया था अवस्थी जी की तरफ से। लेकिन ठीक है, हमारे साथ में कपिल श्रीवास्तव जी भी हैं, देखिए अधिवक्ता भी हैं कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल श्रीवास्तव जी, कानूनी पहलुओं की भी बात हो रही है, संविधान की भी बात हो रही है, और ये भी बात हो रही है पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया है कि मुस्लिमों को आरक्षण शब्द के नाम से डराया जाता है, उनको संविधान के नाम से डराया जाता है, और ये डर का खेल विपक्ष खेल रहा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो पूर्व इतिहास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और जनसंघ का रहा है, उसके अतिरेक आप अपनी छवि अचानक कैसे बदल दोगे? अरे जिस आरएसएस ने 55 साल लगा दिए इस देश के झंडे को स्वीकार करने में और संविधान को मानने में, आज आपकी कंपल्शन मजबूरी है, क्योंकि आपके तमाम सांसदों ने पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस बात को कहा है कि हमें ताकत दो ताकि हम इस देश का संविधान बता दें। और अभी हमारे एक मित्र जो हैं अग्निवेश जी, पता नहीं कब उन्होंने देश का संविधान पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता, लेकिन झूठ परम बोलते हैं। क्या? अरे आपसे कम तो हिंदू हम भी नहीं है ना, सनातनी आपसे कम है अग्निवेश जी, कि आपसे हमको भी मान्यता लेनी पड़े। अरे सुनो पहले, क्या झूठ बताइए ना, क्या झूठ? पहले सुनो पहले, हिंदू ही था। आपने धर्म निरपेक्ष को बदल के पंथ निरपेक्ष किया गया था, संशोधन किया गया था। प्रियम्बल में धर्म निरपेक्ष शब्द पहले था, जब संविधान बना भारत का तो धर्म निरपेक्ष शब्द था, जिसको परिवर्तित करके पंथ निरपेक्ष किया गया और समाजवाद जोड़ा गया। ये मैं आपका मान सकता हूं, और ये वो स्ट्रक्चर है जिसको केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में ये कहा गया कि ये मूल स्ट्रक्चर है, इसको किसी भी कीमत पे बदला नहीं जा सकता है, चाहे 2/3 मेजॉरिटी ही क्यों नहीं हो आपके पास। तमाम ऐसी चीजों को निर्वचित किया है जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने। ठीक है अवस्थी जी, जवाब दीजिए तुरंत। बैठने वाली सबसे बड़ी बेंच है, सुन लीजिए पहले। लेकिन तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको आप सुषुप्त कर सकते हैं। संविधान को चेंज किए बगैर भी आप आर्टिकल 15 और 16 के साथ खेल सकते हैं। आप आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक खेल रहे हैं, मैं प्रूफ देता हूं आपको। जब आप डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर सरकारी परिसंपत्तियां बेच देंगे, संस्थान बेच देंगे, वाणिज्यिक संस्थान बेच देंगे, ठीक है। तो कुरैशी जी प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा, बस तुरंत जवाब लेके आ रहा हूँ। अवस्थी जी प्लीज जल्दी। आप इसलिए इस तरीके से संविधान को चोट पहुंचा रहे हैं। बोलिए। ये आपके सामने है। अब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। सुनिए श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए। कपिल जी सुनिए, भारत की किसी संपत्ति को बेचा नहीं गया, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने 5 मार्च 2013 जिस दिन क्या हुआ था, आचार संहिता लागू हुई थी, उसके एक दिन पहले इन्होंने 123 प्रॉपर्टी इस कपिल श्रीवास्तव नहीं बोलिए। हाँ 123 प्रॉपर्टी लुटियंस की 123 प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। आपको मालूम है हिमांशु जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश में आर्मी, रेलवे और नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड के पास है, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है इस देश में। ये कपिल जी जैसे लोगों ने किया है, और कहते मैं भी हिंदू, जयचंद भी हिंदू था, ठीक है। हिंदू ही था। अच्छा एक मिनट दानिश कुरैशी जी, थोड़ी देर हो गई आपके पास आते, लेकिन क्या ये वाकई होता है? एम फैक्टर जिसकी बात की जाती है, मुसलमान चुनावों के वक्त ही इनकी सबसे ज्यादा याद आती है। विपक्ष भी इनका हिमायती बनने की इतनी कोशिश कर रहा है कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये आ गए तो भाई आपका खतरा बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए हिमांशु, अभी आप दिखा रहे थे देश के प्रधानमंत्री पद का जो इंटरव्यू लिया गया नव भारत ने, वो दिखाया। देखिए बहुत छोटी सी बात उनकी बात में निकल के आई है, बीच में मत इंटरप्ट करिएगा, मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से। उन्होंने ये कहा कि देश में धर्म के आधार पर किसी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, यही निकल के आया। शायद मैं समझ रहा हूँ हिमांशु जी के कुछ गलत समझ रहा हूँ, ठीक है।
अब मुझे ये बताइए कि देश में दानिश कुरैशी हो, हिमांशु हो, तमाम लोगों को एक सतह पर लाके खड़े करने की बात की, जो बिल्कुल जायज कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। लेकिन दूसरी तरफ देश के बाहर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से आप कानून धर्म के आधार पर बनाना चाहते हैं। तो ये जो देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे विराजमान व्यक्ति जो है, इनके दोहरे मापदंड तो आपके सामने खुल के आ गए। बताइए आप उनसे ये पूछ लीजिए कि या तो वो अभी आप सीएए को धर्म से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल अल्पसंख्यकों की वहां पर बात की गई थी, अल्पसंख्यक नहीं किसके सुनिए किसके क्या बात की गई थी, बात ये हिमांशु ऐसे नहीं होगा, सबके बीच में बोलते हैं। नहीं, मैंने आपसे पूछा, मैंने वो अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई थी, उसको आपने मुसलमान से जोड़ा है। हाँ ठीक है, आगे कंटिन्यू करिए। मुसलमानों से सुनिए, मुझे ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यकों की आप बात कह रहे हैं, उसमें ये बता दीजिए कि क्या मुसलमान इंक्लूडेड है, और अगर नहीं है या और कोई जू इंक्लूडेड है, नहीं है, तो मुझे ये बता दीजिए कि आप धर्म के आधार पर अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते, देश के लोगों के लिए ये कानून है, तो देश के बाहर से आने वाले लोगों के लिए कानून कैसे अलग है? प्रेम शुक्ला जी तुरंत जवाब दे दीजिए। देखिए वही बात हो गई जी। देखिए यही भाव, इसी को कहते हैं भ्रम फैलाना। भाई इस देश का संविधान समानता का अधिकार देश के नागरिकों को देता है, पहली बात। तो देश के बाहर के नागरिकों के समानता का अधिकार के तो संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी बात, जब हम कह रहे हैं कि इस्लामी देश, जो हमारे देश का जब बंटवारा हुआ, तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन सारे, सरदार पटेल, इन सारे लोगों ने ये तय किया था कि जो लोग पाकिस्तान, पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वहां जो है बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, हिंदू है, अगर उसको वहां उत्पीड़न होगा, यही लियाकत समझौता भी है इसी के आसपास, तो उसको हम भारत में नागरिकता देंगे। तो भाई बताइए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुसलमान है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान है, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान है, और वहां इस धर्म के आधार पर मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर कोई मुसलमानों का उत्पीड़न होगा तो सीएए के अलावा जो भारत की नागरिकता का जो सिटीजनशिप एक्ट 1956 है, उसे मेरिट के आधार पर, जैसे अदनान सामी को हमने दिया है, इस देश में अदनान सामी जैसे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी पाकिस्तान से आए हैं जिनको उनकी मेरिट के आधार पर नागरिकता दी गई है, लेकिन जो वहां धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किए गए हैं और 2014 के पहले भारत में आ चुके हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए सीए नहीं, ये कई मंचों पर, कई डिबेट में, कई पहलुओं पर इस बारे में बहुत विस्तार से बताया भी गया है, बहुत विस्तार से इस बारे में जिक्र भी किया गया है। दानिश जी, मेरे को लगता है डिरेल करने के लिए मुद्दा उठाया था आपने, है ना? बहुत माकूल जवाब है। सुनिए, जवाब सुन लीजिए। किसकी नागरिकता जा रही है बताओ ना दानिश मियां, नागरिकता किसकी जा रही है बताओ, किस मुसलमान की नागरिकता जा रही है? भारत के दानिश जी बोलिए दानिश जी तुरंत बोलिए। नागरिकता जा रही है, मत करिए। शुक्ला साहब सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये मैरिट बता रहे हैं कि वहां जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ लेते हैं, तो आपका सवाल, देश के प्रधानमंत्री पद का सवाल ये होना चाहिए था कि मुसलमानों की क्या परिस्थिति है जिसके मेरिट की, आप वहां मेरिट की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरिट की बात नहीं कर रहे। जो लोग भी अगर आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो जितने भी कमीशन हैं, उन कमीशन, तो मुझे ये बताइए ना कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष का विकास या फिर किसी को आगे, ये तो गलत है ना कि धर्म के नाम पर ये नहीं होगा ना। यही पीएम मोदी ने कहा है, और मुसलमानों के लिए भी तो कई योजनाएं चल रही है जिसका जिक्र बार बार किया गया है, उसमें विशेष तौर पर रियायत कहां तक सही है? पूरी बात तो सुनिए, हाँ, पूरी बात तो सुनिए। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी का सवाल ये होना चाहिए था कि भाई आप मैरिट लाइए और लाके बताइए कि क्या आधार है आपका। अगर आपके पास आधार है, लेकिन वो सिरे से खारिज कर रहे कि मैं हूं, तब तक मुसलमानों को आरक्षण लेने नहीं दूंगा। ये जो नहीं, आरक्षण देखिए, मुसलमान, आप किसी का हक छीन के, मैं एक बात क्लियर यहां पर करना चाहता हूं, थोड़ा सा पूछना भी चाहता हूं, मैं आता हूं अवस्थी जी, लेकिन लोकेश जिंदल जी ये बताइए कि ओबीसी के आरक्षण में से हक मार के मुसलमानों को अगर आरक्षण वहां पर दिया जाएगा तो क्या आप इसके पक्ष में हैं? क्योंकि आप लोगों की तरफ से किया गया है, मैं ये पूछना चाहता हूं। देखिए, अगर आप आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को पढ़ें और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें,
तो उसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो भी वर्ग पिछड़े हैं उसमें धर्म के नाम पर भी, अगर हम जो भी हिंदू धर्म के नहीं हैं और ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, तो आप उसको ओबीसी के तहत रिजर्वेशन दे सकते हैं। और अगर कोई भी आर्बिट्ररी रिजर्वेशन देता है स्टेट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा। अच्छा, अगर 1994 में ऐसा कोई भी आरक्षण दिया होता जो कि आर्टिकल नहीं, मैं देखिए, अब मैं किसी अधिवक्ता से बेहतर तरीके से मैं यहां पर नहीं समझ सकता या फिर समझा सकता हूं, लेकिन ये जो हुआ था 1994 में कर्नाटक में हुआ था, जो तेलंगाना में हुआ था, क्या वो सही था? बिल्कुल हिमांशु जी, वो सही था, बिल्कुल एकदम। इस पे अवस्थी जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। अवस्थी जी, इस पर रिएक्शन बताइए। 1994 में यह बताया गया मुस्लिमों की 2 श्रेणियों में ओबीसी में उनको शामिल करके आरक्षण दे दिया गया, और उसके बाद यहां 1994 में कर्नाटक की जो बात है जो सभी लोग जानते हैं कि 32% के कोटे में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। क्या ये सही है? मैं आपको बताता हूँ फॉलो क्या हुआ है। इन्होंने कहा, इनको मालूम है कि संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो इन्होंने क्या किया, ओबीसी का सारा आरक्षण लूट लिया, डकैती मार दी, और पूरी मुस्लिम, श्रीवास्तव जी आप ही के पास आ का हो, किसी भी जाति का हो, सारे मुस्लिम जो है वो ओबीसी है। इसका हुआ क्या कि हिंदुओं के तमाम यादव, कुर्मी, कोरी, ये जितने ओबीसी थे इनका ले लिया। अब इनका दूसरा है कि किसी तरीके से SC ST के आरक्षण पर भी डाका डाल करके, जो इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया और जामिया मिलिया में किया, उनका आरक्षण खत्म किया। वहां पे बेचारे हमारे दलित भाई पढ़ते थे, उनका आरक्षण खत्म किया। ये आरक्षण लूटने वाले ये कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने, भैया हमारे मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है वो। अरे यार, मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, और अगर मेरे टैक्स पेयर के पैसे थोड़ा संविधान पढ़ लीजिए, तो जामिया में दलितों को संविधान के बारे में जानकारी रखिए आप। अरे विधायक छोड़ो यार, तुमने 2011 में खत्म किया है, कुछ नहीं आता आपको। सुनो, 1991 में नेशनल टेलीविजन पर क्या दिखा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आपके पास कुछ नहीं मालूम। अच्छा, श्रीवास्तव जी शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एक मिनट, श्रीवास्तव जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। कपीश जी के पास भी कोई पॉइंट है इसमें? कपीश जी देखिए बहुत स्पष्ट ही आपको बात कह रहे हैं कि अग्निवेश जी तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जो 15/4 के अंदर बातें कही गई हैं वो भी गरीबी के आधार पर सिर्फ नहीं कही गई है, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन की बात कही। लेकिन जो मोदी जी ने 10% कहा, सुन लीजिए एक मिनट, मोदी जी ने जो 10% का आरक्षण दिया है सवर्णों, गरीब सवर्णों को, वो किस जगह पर लिखा हुआ जरा ये हमें बता दो। और वो ओबीसी और दलित पर प्रभाव डाल रहा है कि नहीं, उनके आरक्षण को कम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 50% से तो ज्यादा आप कर नहीं सकते हो, और अगर करोगे तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि किस वजह से कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, वो संविधान के दायरे में है क्या? और दूसरी बात मैं आपको ये पूछ रहा हूं, जो कैटेगरी 2B है, कैटेगरी 2B के तहत सही तरीके से ये आरक्षण दिया गया है। जो व्यक्ति पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जो धार्मिक रूप से पिछड़ा है, क्या होते हैं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसको आरक्षण आप 2B में दे सकते हैं। अगर ना दे पाते थे 1994 में कैसे देवगौड़ा जी ने दे दिया था। देवगौड़ा जी तो आप ही के हिस्सा है, और आपने 2006 में आपकी सरकार उनके साथ आई, आपने नहीं खत्म किया। 2006 के बाद आपकी सरकार आई 19 में, आपने नहीं खत्म किया। 2023 के अंदर जो है वो आपने अंतिम जाते जाते इसको ठीक है, किया था। प्रेम शुक्ला जी, वो सरकार आपकी क्यों अपनी अवस्थी जी शॉर्ट में जवाब दे दीजिए इनका। एक मिनट रुकिए श्रीवास्तव जी, आपका सवाल हो जाता है तो रुका करिए ना। अब आपका सवाल हो जाता है फिर आप उसे खींच देते हैं। अब थोड़ा सा रुकिए, जवाब ले लेते हैं। अभी तो इन्होंने आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक स्तर के साथ साथ अपनी जाति, अपने पार्टी को भी जोड़ लिया था कि राजनीतिक रूप से जो पिछड़े उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये उत्साह में राजनीतिक रूप से पिछड़ों को भी ले गए। ये ऐसे है कपीश जी, पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, ये किसी का 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला है ना, वो उसके ऊपर से मिला है। किसी का आरक्षण दलितों का, ओबीसी का खत्म हुआ तो कहाँ हुआ? अरे ठीक है, शांति से आराम से बात कर लीजिए, नहीं, बीच में नहीं बोलेगा यार। बोलिए।
इनकी पार्टी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में हमारे दलित भाइयों को जो आरक्षण मिलता था नौकरी में, शिक्षा में, वो ये खा गए दलितों का आरक्षण। इसलिए ये कहते हैं मुस्लिम दलितों का आरक्षण छीन करके सारा वहां देना चाहते हैं। ये दलितों को, हिंदुस्तान के दलितों को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया इस्लामिया में खत्म किया है, ये तमाम जगह जो है दलितों का आरक्षण चुपचाप खा जाएंगे, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक मिनट दानिश कुरैशी जी, चलिए ये यहाँ पर हॉट नहीं, यहाँ पर माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसलिए दानिश कुरैशी जी से बात कर लेते हैं। दानिश कुरैशी जी ये बताइए, ये जो राइट है, ठीक है दानिश जी देखिए, मैं पहले भी ये मुद्दा आपसे उठाता रहा हूं और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पे बात रखी है। जो बात किया जाता है मुस्लिमों को डर दिखाने का, इससे ऊपर बढ़ के विकास की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में सिर्फ बातें जो है, चाहे विकास की हो चाहे जो भी हो, एक तरफ एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दोनों के निशाने पे मुसलमान है। और अल्टीमेटली आज शाम को गुजरात में जहां मैं रहता हूं, शाम को 5:30-6 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा। गठबंधन के निशाने पर भी मुसलमान है। सुनिए मैं आपको बताऊं, वो राजनीतिक निशाने की बात कर रहा हूं मैं। राजनीतिक निशाने पे मुसलमान है जो शाम को 6 बजे के बाद वो बेचारा किसी काम का नहीं रहेगा, ना उसके विस्तार में विकास होगा, ना उसके यहाँ स्कूल बनेंगे, ना उसके यहाँ कॉलेज बनेंगे, ना उसके यहाँ सड़कें बनेंगी, कुछ नहीं होगा। यहाँ खुद अमित शाह रहते हैं, उस जगह पे 20 साल से ओवरब्रिज की मांग की जा रही है। एक मुसलमान इलाका है जिसको जुहापुरा कहते हैं। आप देखिए 20 साल हो गए, अहमदाबाद के अंदर में कम से कम 19 से ज्यादा ओवरब्रिजेस और अंडरब्रिजेस बने, लेकिन अब तक वो बनाए नहीं जाते। तो दिक्कत यह है कि मुसलमानों के लिए, प्रेम शुक्ला जी, बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है, मुसलमानों के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, वक्त का मैं जल्दी से रिएक्शन लेता हूँ। हाँ प्रेम शुक्ला जी, लीजिए कुरैशी जी, लीजिए 10 सेकंड लीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये दिखाती है कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन के लोग हैं जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो आ जाएंगे। अल्टीमेट मुसलमानों का भला अभी तक किसी ने नहीं किया। शुक्ला जी क्या किया मुसलमानों के लिए आपने? जी अब मुझे बताइए, भाई मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिया गया, उनको शौचालय दिया गया, उनको आयुष्मान कार्ड में जो है हेल्थ कार्ड दिया गया, तो ये जो डर अच्छे से उनको उनके घर में बिजली पहुंचाई गई, उनके घर में नल से जल पहुंचाया गया। और क्या दिया जाना चाहिए? चुनावों में ओवैसी साहब नल से जल पहुंचाया गया, क्या दिया जाए? बीजेपी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी, इसका असर पड़ेगा इसका। क्यों चीख चिल्ला के, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सबको सुन रहा था, ये चीखना चिल्लाना क्यों चालू हो गया? नहीं, ये चीखना चिल्लाना क्यों चालू हो गया? चुनावों में पड़ेगा क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो चीखने चिल्लाने जैसा है? असर पड़ेगा इसका चुनावों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इस पर विश्वास करती है कि नहीं करती है? 4 जून को इंतजार कर लेते हैं, 4 जून को पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।